दोस्तों दोस्तों मैं देवानंद साहब का फ़ैन आपको उनके कैरियर की 1960 से लेके 1965 की हाइलाइट्स प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वक्त मैं मुंबई में हूं और मैं एक आलीशान बंगलों के सामने खड़ा हूं जिसके अंदर एक पार्टी हो रही है। ये पार्टी है मशहूर और खूबसूरत अदाकारा साधना की एंगेजमेंट पार्टी। उनकी एंगेजमेंट मशहूर डायरेक्टर आर के नायर साहब के साथ हो रही है। मैं बार बार इस पार्टी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु बाउंसर्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा इस पार्टी के अंदर जाने का इंटरेस्ट इसलिए हुआ है कि मैंने अभी अभी सुना है कि देवानंद साहब और नसीर हुसैन साहब के बीच में कहा सुनी हुई है। बहुत ही अनोखी बात है, मानने योग्य बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट जेंटलमैन। कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी इन्होंने आपा नहीं खोया, किसी पे गुस्सा नहीं किया, कभी भी एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द देवानंद साहब से या नसीर हुसैन साहब के मुंह से नहीं निकला। फिर भी किस बात पे कहासुनी हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। मुझे पता चला है कि ये कहासुनी हुई है फिल्म तीसरी मंजिल को लेकर। फिल्म तीसरी मंजिल में नासिर हुसैन साहब ने देवानंद साहब को साइन किया। आप जानते हैं कि 1961 में नसीर हुसैन साहब के लिए देवानंद साहब ने फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम किया, और ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। उसके बाद नासिर हुसैन साहब देवानंद और आशा पारिक की जोड़ी को फिल्म तीसरी मंजिल में दोहराना चाह रहे हैं, परंतु इस बार उन्होंने डायरेक्टर भी बदल लिया है। डायरेक्टर खुद के स्थान पे गोल्डी विजय आनंद को ले लिया है। देवानंद साहब ने प्रोमो के लिए शॉट्स भी दे दिए हैं। तो फिर किस बात का झगड़ा? अलग अलग जगह अलग अलग वर्जन आए हैं। मैडम आशा पारिक ने अपनी किताब द हिट गर्ल में इस बारे में लिखा है। साथ ही आमिर खान साहब ने जो अपने अंकल नासिर हुसैन साहब पर किताब लिखी है, उसमें भी कुछ जिक्र इस घटना का किया है, परंतु इस बारे में कोई भी क्लैरिटी आज तक उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, यदि आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो तो कृपया अपने कमेंट्स में लिखें। परंतु नतीजा ये जरूर हुआ कि देवानंद साहब ने तीसरी मंजिल छोड़ दी, जिसका हम फैंस को बड़ा दुख हुआ। हम तो चाहते थे कि देवानंद साहब तीसरी मंजिल में काम करें। उन्होंने फिल्म छोड़ दी, परंतु डायरेक्टर फिर भी गोल्डी रहे। प्रोड्यूसर नासिर हुसैन, डायरेक्टर गोल्डी, और फिल्म में हीरो शम्मी कपूर साहब को ले लिया गया देवानंद के स्थान पे, क्योंकि देवानंद जी ने ये फिल्म अपनी इच्छा से छोड़ दी थी। जैसा कि कहते हैं कि साधना जी की एंगेजमेंट पार्टी में कुछ कहासुनी उनकी नासिर हुसैन साहब से हुई। उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। हालांकि अगर फिल्म को गोल्डी डायरेक्ट करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस फिल्म को छोड़ने का दुख देवानंद साहब के फैंस को तो हुआ ही। एक और बड़ी शख्सियत है जिसको इसका बड़ा दुख हुआ, और ये शख्सियत है पंचम दा आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन साहब पहले तो अपने पिताजी एस डी बर्मन साहब के बतौर असिस्टेंट काम करते रहे थे। उनको काफ़ी समय बाद ब्रेक मिला था। महमूद जी ने ब्रेक दिया था फिल्म छोटे नवाब में। उसके बाद आर डी बर्मन साहब चाहते थे कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक उनको मिल जाए। आर डी बर्मन साहब की दोस्ती थी मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ, और मजरूह सुल्तानपुरी साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी नसीर हुसैन साहब के साथ। तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने कन्विंस किया नसीर हुसैन साहब को कि आर डी बर्मन का ही म्यूज़िक तीसरी मंजिल में दिलवाया जाए। और चूंकि फिल्म में देवानंद हीरो थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि देवानंद साहब के कैंप से तो एस डी बर्मन और आर डी बर्मन शुरू से ही जुड़े हुए थे। परंतु जब देवानंद ने फिल्म छोड़ दी, तो ये एक काला दिन आर डी बर्मन साहब के साथ हो गया। वो दुखी हो गए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नए हीरो शम्मी कपूर उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि शम्मी कपूर साहब तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक लेते थे। मजरूह सुल्तानपुरी जी ने कहा आर डी बर्मन साहब से कि पंचम, डोंट वरी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ शम्मी कपूर साहब के पास।
तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने अपॉइंटमेंट तय किया, आर डी बर्मन को लेकर शम्मी कपूर साहब के पास गए, और उन्होंने जो धुनें प्रस्तुत की उनको देखकर शम्मी कपूर साहब वहीं नाचने लग गए, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तीसरी मंजिल फिल्म बनी, शम्मी कपूर हीरो, आर डी बर्मन का शानदार म्यूजिक और गोल्डी का शानदार डायरेक्शन। पर हमें अफसोस जरूर रहेगा कि भाई देवानंद साहब हीरो होते तो बात ही कुछ और होती। अब मैं एक टाइम ट्रैवलिंग फैन हूँ, आगे पीछे जाता रहता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 1960 में ऊटी में। ऊटी में बहुत बड़े होटल में मैं हूँ। मुझे पता चला है कि गोल्डी साहब को किडनी स्टोन्स का अटैक हो गया है। गोल्डी को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम थी। उस वक्त उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, और उनकी तीमारदारी कर रहे थे अमरजीत साहब। अमरजीत साहब भी नवकेतन से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए थे। उन्होंने फंटूस फिल्म की स्टोरी लिखी थी, और उसके बाद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नवकेतन का अमरजीत ही संभालते थे। तो अमरजीत देखभाल कर रहे हैं, गोल्डी अपनी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं। इस वक्त दोनों चिंतित हैं, क्योंकि एक गाना उनको शूट करना है जो अभी तक लिखा नहीं गया है, बनाया नहीं गया है, और वो गाना लेने के लिए गए हुए हैं पंचम आर डी बर्मन शैलेंद्र जी के पास। आर डी बर्मन उस वक्त अपने पापा एस डी बर्मन के असिस्टेंट होते थे, जिनका म्यूजिक काला बाजार में है। गाने शैलेंद्र द्वारा लिखे गए थे, और शैलेंद्र एक गाना देने में काफ़ी विलम्ब कर रहे थे। तो आर डी बर्मन उनके पास गए, तो शैलेंद्र साहब अपने बंगले से कुछ दूर समुद्र तट पे बैठे हुए थे। चांदनी रात थी। आर डी बर्मन ने उनको वहीं पे नमस्कार किया कि अंकल, वो गाना दीजिए, उस सिचुएशन का काला बाजार में, उसमें देर हो रही है। तो शैलेंद्र साहब तो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने उसी वक्त एक कागज पे गाना लिख दिया। वो चांद को निहार रहे थे, और उन्होंने गाना लिख के आर डी बर्मन को दे दिया, खोया खोया चांद खुला आसमां। और इसी गाने को कंपोज किया एस डी बर्मन साहब ने, और बहुत ही हिट गाना ये बन गया। आप लोग ने ये जरूर नोट किया होगा कि म्यूजिक के लिए गाने शैलेंद्र साहब लिख रहे थे, जबकि पहले तो साहिर लुधियानवी साहब होते थे गीतकार देवानंद साहब की ज़्यादातर फिल्मों में। परंतु इसका बैकग्राउंड ये है कि फिल्म प्यासा, जो देवानंद की नहीं थी, गुरुदत्त की फिल्म थी, उस फिल्म में म्यूजिक और गानों को लेके एस डी बर्मन साहब और साहिर लुधियानी साहब में कहा सुनी होगी। उसके बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए नवकेतन की फिल्मों में म्यूजिक तो एस डी बर्मन का रहा, परंतु साहिर के स्थान पे पहले मजरूह सुल्तानपुरी आए, फिर शैलेंद्र को लिया गया, हसरत जयपुरी को भी लिया गया। और दूसरा ये नहीं है कि एस डी बर्मन का अनबन खाली साहिर लुधियानवी जी से हुई। उनके अनबन लता मंगेशकर जी से भी हो गई थी। लता मंगेशकर जी ने एक गाना दूसरी बार रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, तो एस डी बर्मन नाराज हो गए। उन्होंने लता मंगेशकर के लिए गाने कंपोज करना बंद कर दिया, जो कि सिलसिला कई साल तक चला। आगे चल के जब छोटे नवाब में आर डी बर्मन ने म्यूजिक दिया, तो एस डी बर्मन साहब ने लता को फ़ोन किया कि लता, तुम आर डी के लिए गाना गाओ, और उससे उनकी एसोसिएशन की फिर से शुरुआत हुई। परंतु एक बार 4-5 साल का समय था जबकि लता मंगेशकर ने कोई गाना एस डी बर्मन साहब के साथ रिकॉर्ड नहीं किया। इस स्थिति का सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता था गीता दत्त को, परंतु गीता दत्त जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और कुछ अन्य कारण भी थे, जो उन कारणों के कारण अपने करियर को सीरियसली नहीं ले पा रही थी। इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ हुआ लता जी की छोटी बहन आशा पारिक को, क्योंकि जब लता मंगेशकर के साथ काम करना एस डी बर्मन साहब ने बंद किया, तो कुछ गाने तो उन्होंने गीता दत्त से गवाए, पर ज़्यादातर गाने आशा भोंसले से ही गवाए, जब तक कि छोटे नवाब के बाद उनमें समझौता नहीं हुआ। समझौता होके आगे फिर आपने देखा होगा कि गाइड फिल्म में लता दीदी ने बहुत सारे गाने गाए। तो ये थी कहानी काला बाजार की। काला बाजार बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, और गोल्डी एक मशहूर और कामयाब डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो गए, क्योंकि उन्होंने
ये पहले बनाई थी 9-2-11 जो बहुत हिट हुई थी, और अब काला बाजार बना ली जो सुपर हिट फिल्म साबित हुई। और देवानंद के साथ खूबसूरत हीरोइन थी वहीदा रहमान, जो सीआईडी से लेके 16वां साल और अब काला बाजार में देवानंद साहब के साथ आई। देवानंद के साथ जिन हीरोइंस की जोड़ी बहुत ज़्यादा जमी उनमें वहीदा रहमान है, जो ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड दोनों फिल्मों में उनके साथ बहुत सी फिल्मों में रही। उसके अलावा देवानंद साहब के साथ गीता बाली, वैजंती माला, नूतन और माला सिन्हा, ये ब्लैक एंड वाइट एरा की प्रसिद्ध हीरोइंस थी। कलर्ड फिल्म एरा की हीरोइंस की जिक्र मैं बाद में करूँगा। अभी मैं बताता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में मैं बेइंसाफ़ी करूँगा यदि उस वक्त की सबसे खूबसूरत हीरोइन मधुबाला जी का नाम नहीं लूँगा। मधुबाला जी की देवानंद साहब के साथ बहुत ही कामयाब जोड़ी थी। ये कहते हैं कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने देवानंद और मधुबाला को साइन कर लिया तो समझ लीजिए कि फिल्म उसी वक्त बिक जाती थी, क्योंकि गारंटी थी कि उसको देखने के लिए दर्शक आएंगे ही आएंगे। ये जोड़ी बहुत सी फिल्मों में आई, उनमें 8-10 फिल्में थी, और काला पानी सबसे मशहूर थी। और मधुबाला जी की जोड़ी दिलीप कुमार साहब के साथ भी बनी, परंतु नया दौर फिल्म में उनकी दिलीप कुमार साहब से अनबन हो गई और फिल्म वैजंती माला जी को गई। उसके बाद समय था कि देवानंद और मधुबाला की जोड़ी बहुत ज़्यादा चलती। उनकी फिल्म जाली नोट बनी, शराबी बनी। अब मैं चलता हूँ हिमाचल प्रदेश की ओर, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म की शूटिंग राज खोसला साहब करने जा रहे हैं। ये फिल्म है बम्बई का बाबू। उस वक्त हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था। देवानंद साहब इतने मशहूर थे कि उनकी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों साहब भी गए। और शुरू में तो मुझे यही था कि देवानंद और मधुबाला साहब इस फिल्म में हैं, पर जब मैं बस से में बैठकर चंडीगढ़ से हिमाचल की ओर जा रहा था, तो मुझे किसी ने कहा, भाई आप देवानंद और मधुबाला को देखना चाहते हैं, पर मधुबाला जी अब इस फिल्म बम्बई का बाबू में काम नहीं करेंगी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो मैंने कहा, भाई तो मधुबाला जी काम नहीं करेंगी तो कौन करेंगी? तो उन्होंने बताया, भी मधुबाला सबसे खूबसूरत हीरोइन है, तो उनको उनकी टक्कर की ही हीरोइन ढूंढ के लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो वैक्यूम नहीं भरा जाएगा। तो उनकी मधुबाला की टक्कर की हीरोइन लानी पड़ी उनको बंगाली फिल्म से सुचित्रा सेन, जो कि बंगाली फिल्म की आज तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन मानी जाती है। और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जिसमें सबसे खूबसूरत हीरोइनों में अगर पैनल बनाया जाए तो सुचित्रा सेन जी की गिनती होगी। तो सुचित्रा सेन और देव आनंद की खूबसूरत जोड़ी बम्बई का बाबू फिल्म में रही, जो कि आप देखें, अभी भी देखें तो आपको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। अब हम चलते हैं हम दोनों की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काला बाजार की शूटिंग के दौरान गोल्डी साहब बीमार हो गए थे, तो उनकी तामीरदारी की थी अमरजीत जी ने। तो गोल्डी जी ने अमरजीत को ये वचन दिया था कि भाई मैं तुम्हें एक फिल्म डायरेक्शन के लिए दूंगा। तो जब देवानंद साहब ने हम दोनों फिल्म बनाई, तो गोल्डी ने उनसे आग्रह किया, भाई ये डायरेक्शन आप अमरजीत को दे दीजिए, क्योंकि इनसे अभी तक तो हम खाली पब्लिसिटी का काम ही करवाते रहे हैं, क्यों नहीं इनको डायरेक्टर बना दिया जाए। देवानंद ने कहा कि भाई ठीक है, अमरजीत को डायरेक्टर बना लीजिए, अपना ही आदमी है, परंतु यदि इनको कोई दिक्कत आती है तो आप इनका साथ जरूर दोगे, हर वक्त सेट्स पे आप मौजूद रहोगे। तो ये अरेंजमेंट हुआ कि गोल्डी साहब हमेशा सेट पे मौज- मौजूद रहते थे। तो एक तरह से हम दोनों के गोस्ट डायरेक्टर गोल्डी विजयानंद हो गए और ऑफिशियल डायरेक्टर अमरजीत हो गए। हम दोनों फिल्म आपने देखी होगी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत कामयाब फिल्म और बहुत ही शानदार म्यूजिक। इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में ये है कि सचिन देव बर्मन की जगह नवकेतन ने पहली बार एक दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ट्राई किया, जो उन्हीं का असिस्टेंट था, एस डी बर्मन साहब का, जयदेव।
तो जयदेव थे म्यूजिक डायरेक्टर हम दोनों के। और कारण वही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साहिर लुधियानवी साहब और एस डी बर्मन साहब की अनबन। साहिर लुधियानवी साहब के साथ एस डी बर्मन साहब काम नहीं कर सकते थे, और हम दोनों में देवानंद साहब साहिर लुधियानी से ही गाने लिखवाना चाहते थे। क्योंकि एक बार एक पार्टी में उन्होंने साहिर जी से कहा भी था कि भाई ये हफीज जलंधरी साहब का एक शेर है, अभी तो मैं जवान हूँ, इसकी तर्ज पे तुम कुछ लिखो। तो साहिर लुधियानवी साहब जो देवानंद के दोस्त भी थे वो लिख के लाए, अभी न जाओ छोड़कर। परंतु उनके लिए म्यूजिक कंपोज एस डी बर्मन साहब नहीं कर सकते थे, इसलिए देवानंद साहब ने जयदेव को म्यूजिक डायरेक्टर नियुक्त किया। और ये अरेंजमेंट सिर्फ एक फिल्म के लिए चला, क्योंकि आगे जब उन्होंने फिल्म बनाई तेरे घर के सामने, तो तेरे घर के सामने में फिर एस डी बर्मन साहब ही आ गए। तेरे घर के सामने में गोल्डी साहब ने फिर एक बार डायरेक्शन किया, बहुत ही कामयाब फिल्म रही, बहुत ही शानदार म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का, गाने लिखे हसरत जयपुरी साहब ने। इस फिल्म की कहानी जानने के लिए मैं कुतुब मीनार गया। कुतुब मीनार के बाहर लोगों से मैंने पूछा, फिर मुंबई में भी पूछा। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि दिल का भंवर करे पुकार, ये जो गाना है, ये वाकई में कुतुब मीनार के अंदर फिल्माया गया था, या ये कोई सेट था जो महबूब स्टूडियो में बनाया गया था। इस बारे में अलग अलग राय आपको मिल जाएगी, अलग अलग किताबों में, अलग अलग सोर्सेज से। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार के अंदर ही फिल्माया गया, कुछ लोग कहते हैं सेट बनाया गया। कुल मिला के अगर हम बैलेंस्ड व्यू लें तो ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार के बाहर के सीन तो असली हैं, पर अंदर का सीन शायद किसी स्टूडियो में बनाया हो, और कुछ शूटिंग हो सकता है उन्होंने कुतुब मीनार के अंदर भी कर ली हो। क्योंकि कुतुब मीनार एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसमें शूटिंग की परमिशन मिली होगी या नहीं मिली होगी, ये भी एक मुद्दा है। तो इस बारे में आप विचार कीजिए, और आप जो जानते हैं उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आपने गाने को देखा होगा, दिल का भंवर करे पुकार, कई बार देखा होगा। इस गाने में गोल्डी साहब ने भी एक कैमियो अपीयरेंस दी है। इसके साथ ही गोल्डी साहब का गानों का एक इनोवेटिव पिक्चराइजेशन का दौर शुरू हुआ, जो तेरे घर के सामने के एक दूसरे गाने में भी आप देख सकते हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, जिसमें हीरोइन नूतन को बियर के ग्लास में दिखाया गया है। बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण है। आप इस गाने को जितनी बार देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। और इसमें देखिए कितना सुंदर डायरेक्शन है गोल्डी साहब का, कि जब देवानंद साहब बियर के ग्लास में एक आइस क्यूब डालते हैं तो नूतन सिहर जाती है, ऐसे लगता है जैसे नूतन को ठंड लग रही हो। वो नूतन की इमेज एक पूरे ग्लास के अंदर, बियर के ग्लास में दिखाई, और गाते हैं कि तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। तो ये फिल्म भी देवानंद साहब की बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। एक और फिल्म का थोड़ा सा जिक्र कर दूं, असली नकली। देवानंद साहब ने एक खूबसूरत हीरोइन साधना को ब्रेक दिया था फिल्म हम दोनों में, जो उनकी दो हीरोइंस में से एक थी। उसके बाद इसी खूबसूरत हीरोइन के साथ उन्होंने रिपीट की फिल्म असली नकली, जो भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। असली नकली के बारे में एक और बात कहेंगे कि ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब का डायरेक्शन था। ऋषिकेश मुखर्जी ने तीनों महान अभिनेताओं को डायरेक्ट किया, दिलीप कुमार साहब को मुसाफिर में, राज कपूर साहब को अनाड़ी में, और देवानंद साहब को असली नकली में, जो सभी बहुत कामयाब फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों, ये कहानी है असली नकली तक की। अपने अगले एपिसोड में मैं आपको फिल्म गाइड के बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आज के मेरे प्रस्तुतिकरण के बारे में जो भी कमेंट आपको देने हो अवश्य दीजिए, जिससे मेरी भी जानकारी बढ़े, और आप जैसे जो देवानंद फैंस हैं वो भी आपस में विचार विमर्श करके देवानंद साहब के बारे में जो अपना ज्ञान है उसमें हम वृद्धि कर सकें। थैंक यू। जय देव साहब।